हेलो दोस्तों, इन दिस ब्यूटीफुल सेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अमेजिंग विजुअल्स के साथ हमने कंसेप्ट करेंगे क्रिस्टल क्लियर। मैं हूं डॉक्टर कुनार। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद राइबोसोम। राइबोसोम भाई, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द पैलेडे। यस, राइबोसोम क्या है? हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि राइबोसोम यार एक प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग मशीन है जहां पे प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन्स मतलब क्या है? अमीनो एसिड की चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन हम कहते हैं जहां पे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं। ओके फाइन। तो राइबोसोम बना किससे है? तो राइबोसोम में क्या है? कुछ प्रोटीन्स हैं और क्या है? आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल आरएनए, दैट इज आरएनए प्लस प्रोटीन। ये दोनों मिला के बन जाता है राइबोसोम। कुछ नहीं है, कुछ प्रोटीन्स लिया आपने हाथ में, राइट, उसमें डाल दिए कुछ आरएनए, बन गया आपका राइबोसोम। सो राइबोसोम के ना यार, हम इसको कहते हैं, जो यूनिट फॉर्म हुआ हम उस यूनिट्स को कहते हैं, वन इज द स्मॉलर यूनिट, वन इज द लार्ज यूनिट। इस तरीके से हम बात करते हैं। यहां पे मैंने क्या कहा कि हमने कुछ प्रोटीन्स लिए, उसमें हमने राइबोसोम डाल दिया, राइट। राइबोसोमल आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है। ओके, सो बेसिकली ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रियोल के पास मेम्ब्रेन नहीं होती भाई, इसके पास भी मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोटीन और आरएनए मिला के बना देते हैं लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट कुछ इस तरीके से जुड़ जाते हैं और बन जाता है अपना राइबोसोम। और हम कहते हैं कि राइबोसोम इज मेड अप ऑफ अ स्मॉलर यूनिट एंड अ लार्जर सब यूनिट। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स का राइबोसोम होता है 80s राइबोसोम। ओके, और प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम होता है 70s राइबोसोम। सही बात है। ओके राइट, तो 70s होता है प्रोकैरियोट्स में। इसकी हम ट्रिक भी देखेंगे। तो उसमें से 2 माइनस कर दो, कितना हो गया? 50s। उसमें से और 2 माइनस कर दो, हो गया 30s। तो हम कहते हैं कि भाई प्रोकैरियोट्स का जो 70s राइबोसोम है ये बना है 50s और 30s सब यूनिट से। 50s इज अ लार्जर सब यूनिट, साइज में बड़ा है, एंड 30s इज अ स्मॉलर सब यूनिट। इस तरीके से हम बात करते हैं। अब S क्या है, इसके बारे में भी हम जल्द ही बात करेंगे। राइबोसोम इज एन ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट एंड इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। राइबोसोम बनता कहां पे है? तो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास आपको पोर है, पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर जिसे हम कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जहां पे हम देख रहे हैं वहां पे आपको डीएनए दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहां पे देखो हम इसका करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यहां पे आ रहा है, ये है आरएनए पॉलीमरेज 1। देखो इस तरीके से वो डीएनए को रीड कर रहा है और रीड करके आरएनए पॉलीमरेज ने ट्रांसक्रिप्शन किया और यहां पे बना दिया राइबोसोमल आरएनए। So this is where the ribosomal RNA is getting from the DNA। इस पर्टिकुलर रीजन में राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस हुआ। जिस रीजन में राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है उस रीजन को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। उस रीजन को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस इज द रीजन विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस ने जो स्पेस बाउंड किए उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के जो मैट्रिक्स है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है। दिस इज द रीजन ऑफ द न्यूक्लियस वेयर द राइबोसोम सिंथेसाइज। राइबोसोम का सिंथेसिस यहाँ पे होता है। सही बात है। इसी तरीके से डीएनए से टीआरएनए भी बनता है, एमआरएनए भी बनता है, लेकिन डीएनए से जहां पे आरएनए बनेगा, दैट इज राइबोसोमल आरएनए बनेगा, हम उसी ही न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ओके राइट फाइन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन बन रहे हैं। प्रोटीन तो आपको पता है, हमेशा प्रोटीन कहाँ पे बनेंगे? साइटोप्लाज्म में बनेंगे। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये कुछ प्रोटीन्स देखो, ये प्रोटीन्स इनको लाया गया न्यूक्लियस के अंदर। एनसीईआरटी ने कहा भी है कि न्यूक्लियस के पास पोर्स होते हैं जहां से कुछ चीजें अंदर आती, कुछ चीजें बाहर जा रही है। यहाँ पे देखो कुछ चीजें अंदर आ गई और ये प्रोटीन्स और यहाँ पे बना हुआ राइबोसोमल आरएनए ये बना देता है यहाँ पे स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। ओके, ये दोनों सब यूनिट बाहर आते हैं और बाहर आने का इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं, बन जाता है आपको राइबोसोम। सो सिंपल सी बात है, राइबोसोम कहां पे बनता है? न्यूक्लियोलस में बनता है। ओके, राइबोसोम यूनिट्स आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस एंड 2 यूनिट्स यहां पे बाइंड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम। ओके, नाउ अब हम और आगे बढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम इज आरएनए प्लस प्रोटीन। लोकेशन सिंथेसिस कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। यस, इट इज प्रेजेंट इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी भाई साहब ये होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों चाहिए राइबोसोम? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन खुद बनाएगा, कुछ प्रोटीन खुद बनाएगा।
ओके, तो हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी है भाई, खुद ही खुद को रिप्लिकेट कर पाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उस पॉइंट पे भी हम आएंगे। ओके, तो ये क्यों प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन से एंजाइम बनेगी भाई, माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूज कर सकता है। तो यार ये बड़े ही दमदार ऑर्गेनेल है, अपना खुद का राइबोसोम रखा ही इन्होंने। सही बात है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी अपना खुद का राइबोसोम होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ राइबोसोम? क्या यूकैरियोट्स में वही राइबोसोम मिलेगा जो प्रोकैरियोट्स में मिलता है? यूकैरियोट्स में मिलता है 80S राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स में मिलता है 70S राइबोसोम। E फॉर यूकैरियोट्स, E फॉर 80। यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम मिलता है, प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम मिलता है। अब ये एस की बात हो रही है, एस मतलब क्या? एस मतलब होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट। अब स्वेडबर्ग कांस्टेंट क्या है भाई? अब स्वेडबर्ग कांस्टेंट जो है इस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को, ये एक तरफ उसकी तरफ ये इशारा करता है, उसको डिटरमाइन करता है। स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब ये चीज क्या है? व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन मतलब अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूँ तो आपने एक फ्लूइड लिया, उसमें आपने सॉलिड्स कुछ डाल दिया, आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, और आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये सॉलिड जो है अब सेटल डाउन होंगे। तो ये कितने टाइम में सेटल डाउन होते हैं उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में हम एक्चुअली इन सॉलिड्स को वेट करना चाहते थे, इसका हम वेट लेना चाहते थे कि इसका वेट कितना है, लेकिन ये इतने ज़्यादा लाइट है कि भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के थ्रू इनका वेट डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। सो स्वेडबर्ग कांस्टेंट स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इट इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द डेंसिटी एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। सही बात है। तो आपको ये चीज पता चल गई कि भाई आरएनए, हमने आरएनए को ऐसे किया, फ्लूइड के अंदर डाला, देखा कि भाई कौन सा आरएनए जल्दी सेटल डाउन हो रहा है, कौन सा आरएनए, राइबोसोम आरएनए के भी टाइप्स है ना। ओके, तो कौन से टाइप का राइबोसोम आरएनए जल्दी सेटल डाउन होना है, फिर उसका कौन से टाइप का सेकंड टाइप का राइबोसोम, कौन सा और थोड़ा धीरे सेटल डाउन हो रहा है। बेस्ड ऑन दैट हमने राइबोसोमल आरएनए को इस तरीके से मेजर कर दिया, नाम दिया 70S राइबोसोम, नाम दिया 80S राइबोसोम। सही बात है, डिपेंडिंग ऑन द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। यूकैरियोट्स में मिलता है 80S राइबोसोम एंड प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम। राइबोसोमल सबयूनिट्स आपके पास दिखाई दे रहा है। एक ऊपर का जो है लार्जेस्ट सबयूनिट है, ये जो है नीचे वाला वो है स्मॉलर सबयूनिट। ये देखो, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम, बन जाता है आपका राइबोसोम। सही बात है। ओके, नाउ यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम, इसका जो लार्जेस्ट सबयूनिट है ये बना है 60S से। 80 में से 2 माइनस कर दो, बन गया 60S, उसमें से भी 2 माइनस कर दो, बन गया 40S। सो 80S राइबोसोम। यूकैरियोट्स का ई बार बार बता रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। यूकैरियोट्स का ई स्टैंड्स फॉर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स का ई स्टैंड्स फॉर 80। 80 में से 2 माइनस कर दो, 40S, फिर से 2 माइनस कर दो, 60S। सो 80S राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 40S एंड 60S राइबोसोम। और प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम ये बना है 80 में से एक ही माइनस करो तो बन गया 70S। ओके, 70 में से फिर से वही चीज करनी है, 2 माइनस करते हुए जाना है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा 70S राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 50S एंड 30S सब यूनिट। सही बात है। ओके, नाउ हमने क्या कहा था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहिबिटर्स में पढ़ी थी कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसोमल आरएनए व्हिच आल्सो एक्ट एज अ एंजाइम बट इट इज नॉट अ प्रोटीन। हम कहते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज देयर इज वन एक्सेप्शन वेयर राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज अ एंजाइम। तो हम इस टाइप का राइबोसोमल आरएनए को राइबोजाइम कहते हैं। सही बात है। डिटेल अगर चाहिए तो हमने इसके बारे में डिटेल में हम कहाँ पे बात की थी, जब राइबोसोमल आरएनए was acting as a peptidyl transferase। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज क्या है? इट इज अ राइबोसोमल आरएनए जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को बनाता है जब अमाइनो एसिड को लिंक किया जाता है ट्रांसलेशन के द्वारा बेटा। ओके, तो ये वहां पे दिया है, हमने देखा भी था। सो 80S राइबोसोम आपको कहाँ पे मिलता है? 80S राइबोसोम आपको मिल जाता है यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में। 70S राइबोसोम आपको मिलता है प्रोकैरियोट्स में। अगर आपको पूछा जाए कि भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है वो किस टाइप का राइबोसोम है, तो वो भी 70S टाइप का राइबोसोम है। यू शुड नोट इट डाउन। ओके, नाउ अब हम और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें दिख रहा है यूकैरियोट्स के राइबोसोम के स्मॉलर एंड लार्जेस्ट सबयूनिट दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो अलग अलग यूनिट्स है उसमें अलग अलग टाइप के भाई आरएनए हैं। ओके, अलग अलग स्वेडबर्ग कांस्टेंट जो है इनका अलग अलग है, जो आरएनए यहाँ पे लोकेटेड है ना। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहिबिटर्स में दी है। मैं चाहता था कि भाई एक जगह पे आपको एक कंपाइल चीज मिल जाना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे आप फर्स्ट सेक्शन में अगर देख रहे हो तो 40S जो यूनिट है विच इज द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ अ यूकैरियोटिक राइबोसोम,
उसमें होता है 18S राइबोसोमल आरएनए। उसी तरीके से अगर आप देख पा रहे हो तो प्रोकैरियोट्स के 50S सब यूनिट में, ओके, दैट इज द लार्जर सब यूनिट में होता है 20S राइबोसोमल आरएनए। दिस 28S राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज अ एंजाइम, इट एक्ट एज अ पेप्टिडिल ट्रांसफर। वो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज ही है जो कि अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड का बॉन्ड बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मॉलिक्यूलर बेसिस में हमने पढ़ी थी। सो 28S राइबोसोमल आरएनए इन प्रोकैरियोट्स, इट एक्ट एज अ पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। और एक चीज जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दी है वो ये है कि भाई ये जो 16S राइबोसोमल आरएनए मुझे दिख रहा है जो कि मुझे मिलता है प्रोकैरियोट्स के स्मॉलर सब यूनिट में, इसको यूज करके हमने टैक्सोनॉमिक मतलब क्लासिफिकेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। सो फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी 16S राइबोसोमल आरएनए का यूज किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एक बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में। क्लियर है? ओके, देखो बेटा ये जो चीजें है ना ये अलग अलग चैप्टर्स में आपको मिलेगी। अब वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं रेफरेंस दे रहा हूं। अगर आपने वहां पे पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आपने पढ़ना बाकी है तो सिर्फ इसको नोट डाउन कर लो, जब वो चैप्टर आएगा तब डिटेल में जाएंगे। ओके, कि भाई 16S राइबोसोमल आरएनए को कब यूज किया गया, किसने यूज किया, किस तरीके से यूज किया, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इतना याद रखो कि 16S राइबोसोमल आरएनए टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द राइबोसोम। राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। किससे बना है? आरएनए और प्रोटीन से। बिल्कुल मेम्ब्रेन नहीं है। कहाँ पे बनता है? न्यूक्लियोलस में बनता है। फिर हमने देखा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग टाइप के राइबोसोम है, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट, और उसके सब यूनिट्स को हमने किस टाइप का स्वेटबर्ग कांस्टेंट वहां पे यूज होता है वो हमें पता चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ माइटोकॉन्ड्रिया। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये साहब है माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ अ सेल। ओके, नाउ अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस तरीके से, बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर। ओके, नाउ सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आउटर मेम्ब्रेन, जिसे मैं कहता हूँ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर साइड में मुझे दिख रही है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मुझे फोल्डेड दिख रही है, जिसे मैं कहता हूँ क्रिस्टी। सही बात है, ये क्यूब फोल्ड किया जाता है। भाई बॉडी के साथ, बॉडी के पास एक ही टाइप का स्ट्रेटेजी यूज होती है कि भाई फोल्ड कर दो ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। ओके, यही चीज होती है आपकी इंटेस्टिनल इपिथेलियम में, भाई विलाई आपको मिल जाते हैं इस टाइप से। सही बात है, तो यहाँ पे भी हमने इसको क्रिस्टी कहा। ओके, इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में मुझे मिल रही है यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, राइट। और यहाँ पे जो कंप्लीट मैट्रिक्स बाउंड किया है किसने? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ने, तो उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जहां पे मुझे कई सारे एंजाइम्स दिखाई देते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखो आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दोनों बायलिपिड लेयर से बनी हुई चीजें, लिपिड बायलेयर से बनी हुई चीजें। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास भाई पोर्स होते हैं, इन पोर्स में से कुछ प्रोटीन बाहर से अंदर आते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जरूरी है। ओके, राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये आपको मिलती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। हमने बहुत ही बड़े विजुअल्स के साथ इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हमने पढ़ा है बेटा। ओके, फाइन। ओके, उसके बाद हमने बात की थी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की, जहां पे हाइड्रोजन आयंस एक्यूमुलेट होते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्रिएशन किया जाता है। उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को जब ब्रेक किया जाता है तब एटीपी का सिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कई सारे एंजाइम्स आपको मिल जाते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल में यूज होते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स ये यहीं पे होता है। डीएनए, इसके पास जो डीएनए मिलेगा, राइट, इसके पास अपना खुद का डीएनए भी है। ओके, इट इज अ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके पास अपना खुद का आरएनए भी है। अभी हमने देखा 70S आरएनए। सो ये डीएनए भाई इसके पास है, इसके पास आरएनए है, तो ये खुद को रिप्लिकेट करने की एबिलिटी रखता है। रिप्लिकेट होता है, रिप्रोडक्शन खुद ही मल्टीपल कॉपीज बना सकता है थ्रू द बाइनरी फिजन। कब होगा? G2 फेज में, G1S G2, राइट। S फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, G2 में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट रिप्लिकेट कर जाते हैं बेटा। क्लियर है? ओके, सो ये तो था मोटा मोटी एक्सप्लेनेशन माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ क्लोरोप्लास्ट। जैसे आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट भी है, ऐसे ही न्यूक्लियस भी है। बेटा देखो, सिंपल आप लिखना चाहोगे, मतलब सिंपल चीजें चाहोगे तो नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनोगे आप, एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा तो हम डायरेक्टली किसी भी ट्यूटोरियल्स का हमारे डायरेक्टली शुरू कर देते, यहाँ पे कोई प्रोमो कोड की बात नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो थोड़ी मैं स्पीड भी मतलब थोड़ा फास्ट रखता हूँ ताकि कम से कम अमाउंट ऑफ टाइम में आपको मैक्सिमम नॉलेज डिलीवर किया जाए, आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाए।
तो ध्यान से सुना करो लेक्चर को। मैंने कहा डबल मेम्ब्रेन माउस स्ट्रक्चर कौन से हैं, अभी मैंने कहा आपने देखा भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट जो अभी हम देखने वाले हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस, सही बात है। सो ये डबल मेम्ब्रेन माउस स्ट्रक्चर से सेल में इन आसान से एमसीक्यू बन जाते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा जाएगा, 3 तो ये हो गए, बचे हुआ एक्सेप्ट में चला जाएगा, सही बात है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे लोकेटेड रहता है, मेसोफिल में। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ये भाई मेसोफिल करते हैं। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन माउस स्ट्रक्चर। डीएनए इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको दिखने को मिलेगा। हम इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस मतलब क्या भाई, इसको बाकी लोगों की जरूरत नहीं है, खुद ही खुद को रिप्लिकेट कर पाता है, क्योंकि इसके बाद डीएनए और आरएनए दोनों चीजें। फिर सेमी क्यों कहा, सेमी आपने इसलिए कहा क्योंकि सभी के सभी प्रोटीन्स जो इसको लगेंगे काम करने के लिए, ये इसके पास नहीं बनते, कुछ प्रोटीन साइटोप्लाज्म से इसको लेने पड़ेंगे अगर ये रिप्लिकेट करना चाहता है तो हमने कहा ऑटोनोमस तो है बट नॉट फुल्ली ऑटोनोमस, दिस इज अ सेमी ऑटोनोमस बॉडी। राइबोसोम अभी हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में 70s, इसमें भी 70s राइबोसोम आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पे थैलाकॉइड कुछ है, आपको दिख रहा है कुछ यार कॉइन लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट हम नोट कर लेते हैं कि हार्मोन फॉर क्लोरोप्लास्ट मल्टीप्लिकेशन इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भाई क्लोरोप्लास्ट को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में हमने इसके बारे में बात की थी। सो ये देखो, ये है छोटा सा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम थैलाकॉइड कहते हैं। थैलाकॉइड एक लिया, उसके ऊपर अपने दूसरा थैलाकॉइड रख दिया, तीसरा थैलाकॉइड रख दिया, ये जो स्ट्रक्चर बना एक के ऊपर रखने के बाद इसे हम कहते हैं ग्रैनम। सो ये रहा 1 ग्रैनम, दूसरा ग्रैनम रख दिया, तीसरा ग्रैनम रख दिया। सो ऐसे मल्टीपल ग्रैनम को मैं कहता हूं ग्रैना, दीज आर द ग्रैना, सही बात है। नीट 17 में इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुका है। सो ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देर आर 3 ग्रैना, ओके, 1 ग्रैनम, 2nd ग्रैनम, 3rd ग्रैनम। ग्रैनम किससे बना, थैलाकॉइड से। ये जो भाई साहब है, ये जो ग्रैनम से ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं खड़े हैं, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए आपको दिखाई देते हैं। ओके, ये जो भाई 2 ग्रैनम के बीच में जो थैलाकॉइड आपको दिखाई दे रहा है, इसे मैं कहता हूं इंटरग्रैनल थैलाकॉइड या तो फिर स्ट्रोमल लैमेली। क्लियर है, बहुत ही डिटेल में हमने फोटोसिंथेसिस में इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को पढ़ा भी है, सही बात है। तो हमने इसे कहा स्ट्रोमल लैमेली, और ग्रैनल के पास ग्रैनल लैमेली और ग्रैनल थैलाकॉइड, सही बात है। थैलाकॉइड ने मिलकर ग्रैना बनाया, तो हमने एक थैलाकॉइड का कहा ग्रैनल थैलाकॉइड। ऐसे ही थैलाकॉइड मुझे 2 ग्रैना के बीच में भी दिखाई देते हैं, जिसे मैं कहता हूं इंटरग्रैनल थैलाकॉइड या तो भी स्ट्रोमल लैमेली। स्ट्रोमा, इन दोनों के ये जो जिस स्पेस में ये भाई साहब है ग्रैना, उस स्पेस को कहते हैं स्ट्रोमा। तो दीज आर द स्ट्रोमल लैमेली, सही बात है। ओके, नाउ अब ये थैलाकॉइड को हम ओपन करके देखते हैं कि भाई इसके अंदर है क्या। चलो, हमने एक नाइफ लिया है, इसको हम कट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे आपने कट किया तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो भाई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है मुझे, और मुझे बीच में एक स्पेस दिखाई दे रही है। सो थैलाकॉइड में मुझे दिख रहा है कि थैलाकॉइड एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि एक ल्यूमेन को एनक्लोज कर रहा है। ओके, नाउ अब जब मैं यहाँ पे ये जो छोटे 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 मुझे कुछ दिखाई दे रहा है ना यार, इसे मैं कॉन्टेजोम्स कहता हूँ। थोड़ा बाहर निकल के आपको दिखाई दे रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में कई सारे कॉन्टेजोम्स दिखाई दे रहे हैं। अभी कॉन्टेजोम किससे बने हैं यार, तो कॉन्टेजोम्स को मैंने बाहर निकाला, देखा तो यार ये तो पिगमेंट से बने हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, इन सारे पिगमेंट से बना हुआ जो ग्रुप है इसको हम कॉन्टेजोम्स कहते हैं। तो जो पिगमेंट्स है, व्हाट इज कॉन्टेजोम्स? कॉन्टेजोम इज अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। कौन से टाइप के पिगमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं? थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट इन द ल्यूमेन, मेम्ब्रेन में। कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। ओके, नाउ अब ये जो पिगमेंट्स है, ये पिगमेंट भाई साहब फिर से देखो, ये पिगमेंट्स रैंडमली अरेंज नहीं है, बट एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज है कुछ इस तरीके से, और ये 2 टाइप के स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम फोटोसिस्टम्स कहते हैं। वन इज द फोटोसिस्टम 1, द अनदर वन इज द फोटोसिस्टम 2। डिपेंडिंग ऑन द सेंटर ऑफ द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, हम इन फोटोसिस्टम को फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 कहते हैं। सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल वर्डिंग में हमने पढ़ा है। अगर आप फोटो सिस्टम को बहुत डिटेल में मतलब नीट के हिसाब से ही और एक स्टेप आगे जाके पढ़ना चाहते हो तो वो दिया है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में। तो उसकी मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाए और आप वहाँ पे देखे, बहुत ही ब्यूटीफुल विजुअल्स के साथ हमने नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को स्टडी किया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई।
कि भाई फोटोसिस्टीम 1 रहता है, फोटोसिस्टीम 2 रहता है, और इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना डीएनए है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, दोनों के पास अपना खुद का आरएनए है, 70s आरएनए। तो भाई साहब देखो 70s मुझे प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है, राइट। इसका ही मतलब भाई मॉलिक्यूलर बेसिस, बार बार मॉलिक्यूलर बेसिस का आ रहा है ना रेफरेंस यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलर बेसिस में यही कहा था भाई आरएनए वर्ल्ड, आरएनए की दुनिया एक 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 अजीबोगरीब दुनिया है। ओके, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए दिखाई दे रहा है, वही जो प्रोकैरियोट्स में दिखाई देता है, क्योंकि भाई ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये एक जमाने में बैक्टीरिया थे, थ्रू द इवोल्यूशन उसको सेल के अंदर लाया गया, सेल के अंदर उसने रहना शुरू कर दिया, अब वो सेल के लिए काम करता है, ऐसी एक थ्योरी दी गई है जो कि यार जस्टिफाइड भी लगती है। क्लियर है? तो देखो किस तरीके से लिंक है ना, इस तरीके से लिंक है। तो आप वहां से इवॉल्व होते होते आपका सेल बना, आप फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, और अब आप ह्यूमन बन चुके हैं। तो इसलिए सिमिलरिटी आपको दिखाई देती है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे आपको चीज क्लियर हो गई कि किस तरीके से हमने आज राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट को स्टडी किया। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।